नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9th का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि उनका जन्म कब हुआ। 1893 में। ठीक है। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इस तरह से ये इनका परिचय है। उसके बाद 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो अगला प्रश्न यहीं से बनता है कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो 1963 में। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में सहित साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिलों के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौतिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ता का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर है लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलीडपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल की ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतों पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन या सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोंटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठकर की जगह चूल्हे से दूर है और आपके डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी के किले
से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चींटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोरडा के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे भी रहते थे ठहरने के। ये अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौट रहे थे। भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची यानी कि दया, एक एक पैसा कहते भीख मांगते लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चले। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोकर तक के लिए दो घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दो किवक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता में मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि ये लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके
अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि बोध गया के से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत बड़ी कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो जा रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में थे, लेकिन वह एक समय और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शिखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आप आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैं उस पुस्तकों के भीतर था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव में वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस तरह से अगले अंक में अपने इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ठीक है। हाँ जी। अब देखो आगे, पाठ्येतर सक्रियता। यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से कैसे भिन्न होगी। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। और ये नीचे उत्तर भी आपको, क्या आपके किसी परिचित घुमकड़ी यायावरी का शौक है? इस शौक को पढ़ाई काम आदि का क्या प्रभाव पड़ेगा? अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये अपने प्रश्न उत्तर अगले अंक में करेंगे। इस अंक में हमने केवल पाठ पढ़ा है। अब देखो इसके बाद शब्दों की बात कर लेते हैं। तो देखो कुछ मीनिंग्स भी हमसे पूछे जाते हैं। तो डांडा का मतलब क्या है? ऊंची जमीन है। ठीक है। बार बार यहाँ पे एक शब्द आया है, थोडला। तिब्बत सीमा का एक स्थान का नाम है। भींटे टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान है। कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम आते हैं। सत्तू भुने हुए अन्न जो चना या काटा है। थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली
हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ है। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चीरी, फाड़ी हुई, भरिया, भारवाहक। सुमति, लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जेड शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञा। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा। दोनों चीटे। नियम, गांव के पास पुल पर से नदी पार करने के लिए जोधपुर मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी लम्बिक यानी कि राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। डॉन विक्सो स्पेनिश उपन्यास सर्वतेज है। 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्जोट को नायक जो घोड़े पर चलता था। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये, और इस तरह से ये सारे इस पाठ का विवरण है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं और आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में हम इसके प्रश्न उत्तरों की भी चर्चा करेंगे। तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।